नमस्कार बंधुओं। बहुत पहले हमारे पास एक भेंट स्वरूप विहंगावलोकन कहानी संग्रह आई थी, जिसकी लेखिका हैं श्रीमती रजनी सिंह। तो आज हम पढ़ते हैं भेंट स्वरूप मिली इसी पुस्तक से एक कहानी, हुआ ऐसा। सासू माँ, जिन्हें बरेली वाली कहकर पुकारते हैं, लेकिन हमारी तो सासू माँ हैं, अतः अम्मा शब्द जो कि हमारे पतिदेव आनंद द्वारा बोला जाता है, वही हम बोलते हैं। कहावत है, राजा से ब्याही विवाह हुआ रानी कहलाई। हाँ, यह अवश्य है कि यहाँ ना कोई राजा है ना रानी। मध्यम परिवार के लोग हैं, लेकिन व्यवसाय में अच्छा कमाया है, अतः स्टैंडर्ड भी उसी प्रकार से बढ़ गया है। अब सासू माँ का जीवन स्तर भी इच्छाओं के दायरे में सिमट कर रह गया। बेटा यह चाहिए, बहू यह कर दो कि मांग से कभी कभी बड़ी खुंदक हो जाती है। यह सब वह अपनी छोटी बहू और बेटे से करती हैं, क्योंकि मुझसे उनकी दाल नहीं गलती। यद्यपि हम दोनों देवरानी जेठानी साथ साथ रहते हैं, सासू माँ इस समय 80 के लपेटे में आ गई हैं और उनकी कड़क आवाज़ 60 वर्ष होने का एहसास दिलाती है। सारी जिम्मेदारी से मुक्त अपने शरीर और अपनी ज़रूरतों में सिमटी केवल अपने बारे में ही सोचती हैं, न ही किसी के दुख से दुखी और न ही किसी के सुख से सुखी। केवल और केवल अपना सुख ही उनकी प्राथमिकता है। सुबह उठकर चाय और बिस्कुट, और फिर धीरे धीरे स्नान, आराम और भोजन, फिर विश्राम, और फिर कुछ खाना, फिर विश्राम, और सारा दिन मधुमिता को आवाज़, मधु मेरे कपड़े ला, मधु जरा मेरी कमर मल दे, मधु जरा गले में पेटीकोट डाल दे तथा धोती बांध दे, आदि आदि। पिछले कई वर्ष से तो मधु धोती नहीं पहनी जाती, अतः नाइटी ही पहनूं, और दिन भर रात भर नाइटी से काम चल जाता है। मधुमिता से सासू माँ मुलायम और पतली रोटियां बनाने का दबाव डालती हैं। मधुमिता एक रोटी जब खा लेती हैं तब दूसरी देती है, वरना थाली खिसका देती हैं। इस प्रकार मधुमिता अपनी व्यक्तिगत जिंदगी से घबराकर जरा परेशान सी दिखाई देती है। पति मनीष को यह जास्ती अच्छी नहीं लगती। माँ से मनीष की तकरार इन विषयों पर जब होती है तो घर के अन्य सदस्यों की हिम्मत नहीं कि बीच में बोल सकें। मधु के समझाने पर कि अम्मा जब तक जिंदा हैं मैं उनका कार्य इसी प्रकार करती रहूंगी, के बावजूद मनीष माँ को लताड़ लगाने से बाज नहीं आते। माँ, तुमने तो मधु को खरीद लिया है, ऐसा तो कोई नौकरानी भी नहीं करेगी। एक दिन गर्मी से भरे मनीष ने माँ पर व्यंगों की बाण वर्षा की। रात को सोते समय गर्म पानी की बोतल कमर सिकाई के लिए और प्रातः गर्म पानी पीने के लिए, और ये भी अजीब औरत है, जैसे माँ इसे अपनी उंगलियों पर नचाती है, यह नाचती रहती है। न कोई ऐतराज, न ही कोई प्रतिक्रिया। क्या तुम थकती नहीं हो? मनीष ने मधु से प्रश्न किया। अब मुझे ही कुछ करना होगा, देखता हूँ कैसे यह बैठे बैठे हर चीज़ के लिए मधु मधु की पुकार लगाती रहती हैं। मधु घबरा गई कि कहीं पति अम्मा को भला बुरा ज़्यादा न कह दें और कुछ अनर्थ हो जाए। अतः मनीष को अपनी आवश्यकताओं आदि का विषय छेड़ते हुए विषय विवाद बदलने लगी। तभी अम्मा को गर्म पानी देकर स्नान के लिए बाथरूम छोड़ आई। मनीष अपने ऑफिस चले गए और मधु अपनी दिनचर्या में कोई बार बार ख्यालों के चक्कर में सोचती रही कि उसकी जेठानी तो सासू माँ का कोई काम नहीं करती, परंतु मुझे उससे क्या मैं मनीष के डर से काम करना कम कर दूंगी? प्रश्न ने झकझोरा, लेकिन अपने कर्तव्यों की पूर्ति जीवन का उद्देश्य सोच उसी तरह उनकी सेवा की। अम्मा के बारे में हमारी सोच अर्थात मनीष की सोच कुछ हद तक सही भी लगती है कि अम्मा खाना वगैरह मनपसंद व्यंजन जिसमें कोक
तथा मिठाइयाँ भी शामिल हैं बताकर मंगा लेती हैं, अर्थात जीवन उम्र दराज को छोड़कर बाकी सामान्य लगता है। यद्यपि अम्मा की भाषा में उन्हें उठना बैठना कठिन तथा घुटनों की परेशानी काफ़ी कष्टप्रद दिखाई देती है, मिलने आने वाले लोग व महिलाएं भी अम्मा के शरीर दर्द, उठने बैठने की परेशानी को अधिकतर मानकर चलते हैं। जो कुछ भी हो, वृद्धावस्था तो है ही, सोचकर मधुमिता उनका ध्यान अपने कार्यों को रोककर भी करती है। अम्मा का स्वर्गवास हुए 6 मास हो गए। अम्मा को हमारे अनुमान से चलना मंजूर न था और आखिरी 3 महीने उन्हें गर्भगृह का कैंसर हुआ और सभी इलाजों के बावजूद वह ठीक न हो पाईं। उनकी मृत्यु के बाद मुझे एहसास हुआ कि मनीष का सोचना गलत था कि माँ बहाना बनाती है। यह हो न हो कैंसर के आगमन का अप्रत्यक्ष संकेत था। मुझे संतोष है कि उनकी सेवा में कोई कमी न रही, केवल मनीष के उनके प्रति सख्त व्यवहार के कुछ दुख अवश्य होता है कि क्यों ऐसा किया। उनकी मृत्यु के 9 महीने बाद एक दिन अचानक मधुमिता के पास टेलीफोन कॉल आई कि मनीष लखनऊ के पीजी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए गए हैं। उन्हें कुछ हार्ट प्रॉब्लम हुई और तुरंत ड्राइवर इधर ले आया। मधुमिता ने सुना तो सन्न रह गई और तुरंत अपने जेठ जेठानी के साथ हॉस्पिटल पहुंची। सीतापुर से लखनऊ का सफ़र ज़्यादा लंबा तो न था, परंतु घबराहट में रास्ता ऐसा लगता रहा जो न जाने कितना लंबा है। हॉस्पिटल पहुंचकर सारा घटना चक्र सुनकर उसका तन मन चक्कर खाने लगा। असलियत में मनीष अपने एक केस के चक्कर में प्रातः लखनऊ के लिए निकले थे और उससे पहली रात किसी विवाह समारोह से खा पी कर लेट रात आए थे और लखनऊ से 5-6 किलोमीटर पहले उन्हें दिल में बेचैनी हुई, लेकिन उन्होंने ये सोचकर कि रात्रि के विवाह भोज तथा देर से सोने के कारण पेट एसिडिटी से यह है, परवाह नहीं की। ड्राइवर ने अपने साहब को शीशे में देखा, जो घबराहट से परेशान दिखे तो पूछ बैठा, क्या गाड़ी रोकूं साहब? आपकी तबीयत ठीक है साहब? मनीष ने अपना दर्द छुपाते हुए कहा, नहीं राजू, कोई बात नहीं है, शायद एसिडिटी सी लग रही है, हाजमोला खा लेता हूँ। और यह कहकर मनीष ने अपनी जेब से एक पाउच हाजमोला गोली निकाल कर खा ली। लखनऊ से 2-3 किलोमीटर पहले ड्राइवर राजू की निगाह पड़ी कि साहब की गर्दन एक तरफ झुक रही है, तो उसने आवाज़ लगाई, लेकिन मनीष दर्द के कारण बेचैन थे, अतः ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और उतर कर देखा तो मनीष की तबीयत काफ़ी खराब दिखाई दी, अर्थात बोल भी ठीक से नहीं पाए। बस हॉस्पिटल ले चलने का संकेत मात्र दिया, अतः ड्राइवर तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचाकर डॉक्टर को वस्तु स्थिति बताकर आईसीयू में भर्ती करा दिया और अपनी मालकिन को फ़ोन कर दिया। वो तो अच्छा था कि ड्राइवर कई साल पुराना था और उसे अपने साहब की आदतों की जानकारी थी, अतः उसका लाभ मिला। लेकिन ड्राइवर भी क्या करता, जब डॉक्टर ने बताया कि सीवियर हार्ट अटैक हुआ है और लाने में देर कर दी। इन्हें पैरालिसिस का असर भी हुआ है। पूरा परिवार एकत्रित हो गया था। लखनऊ में बसे मनीष के मित्र शत्रुघ्न भी आ गए। अचानक आई विपदा से सभी विचलित और परेशान हो उठे कि भगवान ने ये क्या कर डाला। अच्छे खासे नाश्ता करके घर से चले थे और रास्ते में ही क्या हो गया। मनीष का इलाज करते करते हालत बिगड़ती जा रही थी, ब्रेन में भी डैमेज हो गया। कभी संतोष की खबर मिलती, कभी हालत खराब की, और इसी तरह दुख की भंवरों में घिरी मधुमिता ने अपने पारिवारिक जनों को एक एक कर भेज दिया और स्वयं मनीष के मित्र की मदद से अस्पताल के चक्कर लगाती और पति की सेवा शुश्रूषा में 20 दिन हो गए। अभी 1 हफ्ते और हॉस्पिटल में रहना होगा। आपके पति अब बिस्तर कभी न छोड़ पाएंगे मिसेस मधुमिता जी। यह बताते हुए हमें अफसोस है, डॉक्टर रेड्डी तथा उनके 2 सहयोगी डॉक्टर मित्तल और चौधरी ने बताया। पूरे 32 दिन बाद मनीष अपने घर की दहलीज पर कई लोगों की मदद से अंदर आए और पलंग से उनका रिश्ता जुड़ गया।
पत्नी और इकलौता बेटा राहुल अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पापा की सेवा शुश्रूषा में रात दिन एक करने लगा। मनीष की आवाज़ भी चली गई और चलने फिरने उठने बैठने में असमर्थ, एक शिशु की भांति बेसहारा संतृप्त जीवन जीने को विवश थे। उनकी स्मृति भी चली गई थी, क्योंकि जो मिलने वाले आते उन्हें समझाना पड़ता कि हम वो हैं, लेकिन उनका उत्तर पथराई आंखों से देखते रहना, या ऐसा लगता कि कुछ समझ रहे हैं और कहना चाहते हैं परंतु बोलने में असमर्थ। मधुमिता की अवस्था अपने पति की ऐसी दयनीय हालत देखकर अत्यंत घबराई और असंतुलित हो जाती। जो पति अब तक एक समृद्ध और सम्मानीय जीवन जी रहा था, समाज में जिसकी एक अपनी यशस्वी छवि थी और घर का मुखिया अपने भाई बहन तक के लिए आदर्श था, आज ऐसी स्थिति में आ गया है जहां दया और सहानुभूति का पात्र बनना पड़ रहा है। मधुमिता के मानस पटल पर कौंधने लगे वो दृश्य जो अम्मा पलंग पर पड़ी दूसरों की कृपा पर जीने को विवश थीं। हे भगवान, क्या यह सब अम्मा की आह के कारण? तो परंतु मैंने तो उनकी बहुत सेवा की थी, उसका फल तो शायद मनीष के व्यंग्यात्मक बोल, अम्मा कितने दिन ऐसे ही सेवा करवाओगी? दिन भर कौन तुम्हारे लिए खड़ा रहे? झूठे बहाने बनाकर बहुओं को परेशान करती हो, मैं तुम्हारी अक्ल ठिकाने करूँगा। और ऐसे बोल सुनकर अम्मा सहम जाती थीं। सहमाहट के साथ आंखों में दर्द के आंसू अपने पल्ले से छुपाती। पत्नी को मनीष ने देखा। समय की बेदर्द मार से जकड़े पति के लिए दिन रात से सेवा शुश्रूषा में समर्पित मधुमिता ऊपर से मुस्कुराती नजर आती, परंतु समय की गति के साथ चलती रही। मधुमिता की अथक श्रमबद्ध सेवा शुश्रूषा से मनीष के स्वास्थ्य में 20-25% सुधार आ गया, जिसे देखकर पूरा परिवार और मित्र मंडली खुशी से झूम उठे। मनीष बोल नहीं सकता, परंतु आ की ध्वनि फूटती है। लगता है ऐसे ही सुधार हुआ तो एक दिन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मधुमिता चाहती है कि एक पुत्री है, ग्रेजुएशन कर लिया, बैंक कंपटीशन एग्जाम दिया है, आ जाए, बस उसका विवाह हो जाए। छोटा गौतम इंटर कर गया, इंजीनियरिंग का इंटरेस्ट दे रहा है। 1-2 साल पति ऐसे ही बैठे रहे, नया कुछ तो पार लग ही जाएगी। और ईश्वर ने मधुमिता की सुन ली। दोनों बच्चे जीवन संग्राम के एक पायदान को पार कर गए और 1 साल और दूसरा साल भी ईश कृपा से सेवा करते करते दिन और रात की सुध बिसराते निकल गया। विपत्ति का जोर फिर मधुमिता को अपने पंजे में कसने लगा और मनीष को हृदय झटका लगा और हालत असुरक्षित। हॉस्पिटल में सीधे आईसीयू में भर्ती किए गए। हालत की गंभीरता को देखते हुए बाईपास या स्टंट लगाना भी डॉक्टर्स खतरे से भरा बताते। मधुमिता ने इस बीच पुत्री का रिश्ता अपने भाई की मदद से सुयोग्य बैंक मैनेजर के साथ तय कर दिया। संयोग से खानदानी संस्कारवान दामाद मिल गया और उसने अपने ससुर पिता की देखभाल में हाथ भी बटाना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते तक डॉक्टर्स को टीम अपने मरीज के नाजुक स्वास्थ्य का लेटेस्ट प्रणाली से इलाज करती रही। और एक दिन प्रातः जब मनीष और मधुमिता एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देख रहे थे, पहले तो मधुमिता का प्यार और सहानुभूति से दिल भर आया, लेकिन दूसरे ही क्षण चढ़ती आंखों की अजीब हरकतों ने मधुमिता को बेचैन कर दिया। डॉक्टर, नर्स, प्लीज़ देखें मेरे पति को क्या हुआ। और अंतिम श्वास के झटके ने मनीष का हाथ मधुमिता के हाथ से छूटता देख मधुमिता ने असमर्थ नेत्रों से डॉक्टर की ओर देखा। डॉक्टर मित्तल मनीष के हृदय और कलाई पर स्टेथोस्कोप लगाते आखिरी संतुष्टि करते भारी हृदय से ही इज़ नो मोर कहकर मौन हो गए। बेहद मार्मिक कहानी थी। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ।
विदा।